WM 2000 यानी इंडियन रेलवेज वर्क्स मैनुअल 2000 आज हम उसको पढ़ रहे हैं। तो विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये बात करता है चैप्टर प्लानिंग इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स अदर देन ब्रिजेस एंड हैंडिंग ओवर कमीशन असेट्स बाय कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन टू ओपन लाइन। यानी चैप्टर नंबर 2 में किसके बारे में बात हो रही है? प्लानिंग इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स अदर देन ब्रिजेस एंड हैंडिंग ओवर कमीशन असेट्स बाय कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन टू ओपन लाइन। ये इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आगे बढ़ते हम लोग। पैरा 202 प्लानिंग ऑफ रेलवे स्टाफ कॉलोनीज। पैरा 202 क्या है? प्लानिंग ऑफ रेलवे स्टाफ कॉलोनीज, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग्स। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे पढ़ते हैं, एक मिनट। द चीफ एम ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या? पहले तो ये हम लोग समझ ले। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग कैसी हो हमारी, यानी कि मेरी बिल्डिंग ये डायरेक्शन में हो या ये डायरेक्शन में हो या ये इंक्लाइंड हो, कहां पर हो, कैसे हो, दिस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग जिसको बोल सकते हैं आम भाषा में ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। तो क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि द चीफ एम of orientation of buildings is the chief aim of orientation of buildings is to provide physically and psychologically comfortable living inside the building by creating conditions which suitably, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है कि भाई हमारा जो रूम का ओरिएंटेशन हो, बिल्डिंग का, द चीफ एम ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग इज टू प्रोवाइड physically and psychologically comfortable living inside the building by creating conditions which suitably and successfully ward off undesirable effects of severe weather to the best possible extent। यानी कि शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो ये है, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन इस तरीके से, इस मकसद से किया जाए कि जो लोग उसके अंदर रहते हैं उनको फिजिकली और साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल फील हो, और ठीक है, और वेदर का जो है, सीवियर वेदर की वजह से उन्हें जो है किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। ये यहाँ पर एक ओरिएंटेशन के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है? फॉर दिस, यानी ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, ये जो पर्पस हमने अभी डिस्कस किया, क्या कह रहे हैं? फॉर दिस द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर द ऑप्टिमम ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो कुछ फैक्टर्स उन्होंने कहा है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग को ध्यान में लेने के लिए। तो क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये फेवरेबल कंडीशंस यूजर्स के लिए हो? तो उसके अंदर कह रहा है, फर्स्ट वाला है नेचुरल लाइट एंड टेम्परेचर्स। देखो 4 पॉइंट उन्होंने दे दिया है। नेचुरल लाइट एंड टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटेशन में इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट मिले और टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। प्रिवेलिंग विंड, वहां पे विंड डायरेक्शन किस तरीके से है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा में नमी कितनी है, और सराउंडिंग व्यू एंड फीचर्स। ये 4 फैक्टर्स हमारे हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बिल्डिंग का ओरिएंटेशन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने IS कोड नंबर SP41 SNT, तो उसके बेसिस पे क्लाइमेटिक कंडीशंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हमारे देश के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उसको उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हॉट एंड ड्राई। पहला क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई, यानी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बहुत गर्म है, लेकिन हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं है, नमी नहीं है, सूखापन है। ह्यूमिडिटी होगी लेकिन बहुत ना के बराबर होगी। एक तो वो एरिया हो गए। दूसरे हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी बहुत है लेकिन हवा में कुछ ह्यूमिडिटी, नमी भी है। तीसरा वार्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, वार्म है और ह्यूमिड है। और चौथा है कोल्ड। चौथी एरिया क्या है? कोल्ड। तो हमारा जो देश है उसके अंदर एज पर IS कोड नंबर SP41 SNT 1987 4 टाइप के क्लाइमेट हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है।
फिर बाद में कहा जाए कि लिस्ट ऑफ सिटीज फॉलोइंग इन दीज क्लाइमेटिक जोन्स, कौन कौन से शहर किस जोन्स में आते हैं, ये आपको एनेक्स्चर 2.11 में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? एनेक्स्चर 2.11 में। तो जरा हम उसको भी देख लेते हैं, एनेक्स्चर 2.11 के अंदर क्या चीज है। 2.10 हमने देखा था, अभी 2.11 में हम चले जाएंगे। आगे एनेक्स्चर 2.11 में, इसमें कुछ सीखने पढ़ने जैसा नहीं, जस्ट खाली कुछ सिटीज के जो है उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे, ये कुछ एरियाज हैं जो कि हॉट एंड अरिड जोन है। अरिड यानी कि ड्राई जोन, हॉट एंड अरिड यानी हॉट एंड ड्राई। आगरा, अजमेर, अकोला, अलीगढ़, ये बहुत सारे ठीक है सिटीज हैं। फिर दूसरे कैटेगरी है हॉट एंड ह्यूमिड जोन्स। कुछ सिटीज जो है जिनका नाम लिया गया है वो बहुत गर्म है लेकिन ह्यूमिडिटी भी है वहां पर, ठीक है। फिर उसके वहां पर ह्यूमिडिटी भी, हवा में नमी भी है। इसके बाद में वार्म एंड ह्यूमिड जोन, यानी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती लेकिन हवा में नमी है, वार्म है रिलेटिवली, यहाँ कुछ सिटीज है। और नेक्स्ट है कोल्ड जोन, यानी जहाँ हमेशा ठंडी होती है, ठंडी जगह। तो चार कैटेगरी में टाउन्स को डिवाइड किया गया है, शहरों को डिवाइड किया गया एज पर एनेक्स्चर 2.11 में, ठीक है। यही वहां पर कहा गया है। हम वापस से भी चले जाएंगे जहां से हम आए थे, ठीक है। अब वो जो कंडीशन है ना, चार वेदर, उसके बारे में हमको पढ़ना है। क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग ओरिएंटेशन प्रिंसिपल, यानी कुछ भी कुछ ओरिएंटेशन प्रिंसिपल्स है उनके बारे में पढ़ना है। द फॉलोइंग ओरिएंटेशन प्रिंसिपल्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद बिल्डिंग फीचर्स कैन बी यूज एज अ गाइडलाइन। हमें कुछ गाइडलाइन दी गई कि भाई मौसम कैसा है तो आप क्या करें। तो पहला केस तो यहाँ पर आप देख ले, पहला मौसम कैसा है, कैसे इलाके के बारे में बात हो रही है, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन, बात हो रही है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। क्या कह रहे हैं? दिस क्लाइमेटिक कंडीशन जनरली अकर्स एट लैटिट्यूड बिटवीन, यानी ये कहां पर परिस्थिति से बनती है, जहां पर लैटिट्यूड 15 से 30 डिग्री है ऑन बोथ द हेमिस्फीयर्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो इक्वेटर लाइन होता है वहां से जो है आपका लैटिट्यूड कितना है, 15 से 30 डिग्री के आसपास, ठीक है। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर लैटिट्यूड 15 से 30 डिग्री के बीच में होगा। अब ये लैटिट्यूड अगर समझना है ना, सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखा ही बहुत सारी जगह पे लोग सोलर पैनल्स यूज करते हैं, तो वो कितने एंगल पे इंक्लिनेशन रहता है, वो मैक्सिमम लाइट रिसीव करने के लिए, सनलाइट रिसीव करने के हिसाब से होता है। तो यही बात है कि जब अगर नजदीक होगा तो एंगल कम होगा। समझो कि जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज दिस इज एन इक्वेटर लाइन, यानी जहां से सन जो है नॉर्मली जाता है। अब जो जितना इसके नजदीक रहेगा, जो जो सिटीज रहेंगे वहां पर क्या होगा, वो उतना ही क्या रहेगा, यहाँ पर फ्लैट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका इंक्लिनेशन, जैसे कि सपोज ये इक्वेटर लाइन की जगह है, तो यहाँ पर अगर कोई सोलर पैनल अगर यूज करता रहेगा तो उसका इस सोलर पैनल थोड़ा सा इस तरीके से रहेगा। लेकिन ये ही मतलब थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन भी रहेगा, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बताया। लेकिन अगर थोड़ा दूर जाएंगे इससे तो क्या होगा, थोड़ा ऐसा, और थोड़ा दूर जाएंगे इंक्लिनेशन बढ़ेगा। यानी इस तरीके से इंक्लिनेशन बढ़ता है, क्योंकि सनलाइट का जो है परपेंडिकुलर में आना है ना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इक्वेटर से करीब है तो यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा दूर जा रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर लैटिट्यूड 15 से 30 डिग्री रहेगा वो जगह पड़ती है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर। ओके, मैक्सिमम डे टाइम समर टेम्परेचर, ऐसी जगह पे जहां पर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है वहां पर डे टाइम समर टेम्परेचर, गर्मी के मौसम में मैक्सिमम डे टाइम समर टेम्परेचर गोज, समर टेम्परेचर वहां पर गर्मी में कहां तक जाता है, एज हाई एज 45 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज लो एज अप टू 20% ओनली। यानी कि गर्मी के मौसम में 45 डिग्री तक वहां पे तापमान चला जाता है, लेकिन हवा में नमी बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? अप टू 20%, यानी 20% या उससे कम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि यहाँ पे कौन से इलाके पड़ते हैं, यहाँ पे कौन से इलाके पड़ते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर हम देख सकते हैं।
मेजर एरियाज फॉलिंग इन दिस क्लाइमेटिक जोन आर दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कुछ इलाके हैं जो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में पड़ते हैं। और ये जगह कैसी है? दीज एरियाज आर फार अवे फ्रॉम कोस्ट, दीज एरियाज आर फार अवे फ्रॉम कोस्ट, यानी कि समुद्र तट से बहुत दूर होते हैं। एंड डू नॉट एक्सपीरियंस वेरी हैवी रेनफॉल, इसकी वजह से यहाँ पर इनको ज्यादा बारिश भी इन इलाकों में नहीं होती, इन इलाकों में ज्यादा बारिश नहीं होती है। आगे क्या कह रहा है? द बिल्डिंग शुड बी ओरिएंटेड फ्रॉम सोलर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे पता है ना, द बिल्डिंग शुड बी ओरिएंटेड फ्रॉम सोलर, यानी सन के पॉइंट ऑफ व्यू, सन के डायरेक्शन के हिसाब से। द बिल्डिंग शुड बी ओरिएंटेड फ्रॉम solar point of view so that as a whole it should receive maximum solar radiation in winter। ये देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग का ओरिएंटेशन किस तरीके से हो? सोलर पॉइंट ऑफ व्यू, so that as a whole it should receive maximum solar radiation in winter and minimum in summer। क्या कह रहे हैं कि भाई गर्मी का मौसम हो, सॉरी ठंडी का मौसम हो तो ज्यादा से ज्यादा वहां पर सोलर रेडिएशन मिले, और आपका ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम हो तो कम से कम सोलर रेडिएशन। भाई ठंडी के मौसम में आदमी को वार्मथ चाहिए, गर्मी चाहिए, और गर्मी के मौसम में ठंडक चाहिए। तो बिल्डिंगों का ओरिएंटेशन इस तरीके से किया जाए जहां तक हो सके कि ठंडी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन मिले और गर्मी के मौसम में कम से कम मिले। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने कह दिया। आगे कह रहे हैं डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बिल्डिंग्स इन दिस जोन आर। अब ये बिल्डिंगों की, यहाँ पे इन इलाकों की जो बिल्डिंग है उसके फीचर्स, क्या डिजायरेबल फीचर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए इसमें नीचे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ ले हम लोग। ओरिएंटेशन, लॉन्गर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग शुड फेस नॉर्थ एंड साउथ। अब इन इलाकों में, अब यहाँ पे हमें नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना पड़ेगा, समझिए नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इन इलाकों की जो बिल्डिंगें होगी, इन इलाकों में जो बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो बिल्डिंगें होंगी ना, वो उनकी जो लंबी दीवार, लॉन्गर वॉल्स जो होगी, ये समझो बिल्डिंग है, तो अब इसके अंदर क्या सा होगा, ये इसको हम बोलेंगे लॉन्ग वॉल, इसको बोलेंगे शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो कह रहा है लॉन्गर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग शुड फेस नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि पैरेलल टू नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ एंड साउथ इसको फेसिंग इस तरीके से हो। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट हो। आगे कह रहा है नॉन हैबिटेड रूम्स कैन बी लोकेटेड, नॉन हैबिटेड रूम्स कैन बी लोकेटेड किधर? ऑन, कैन बी लोकेटेड ऑन आउटर फेसेस टू एक्ट एज थर्मल बैरियर, यानी कि ऐसे कमरे, हमारे घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं। एक लिविंग रूम होता है जहां अक्सर टाइम आदमी वक्त बिताता है, रहता है। अक्सर जगह टाइम आदमी, दिन का टाइम जो रहेगा, मैक्सिमम टाइम वी स्पेंड इन लिविंग रूम। किचन है, खाना पकाने के टाइम हम जाते हैं। बेडरूम है, रात को सोने का टाइम हम इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? तो यानी अलग अलग हैबिटेट्स, यानी अलग अलग टाइप के कमरे हैं हमारे घरों में रहते हैं। इसमें कुछ कमरे ऐसे होते हैं कि हमको जो है ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, और कुछ कमरे ऐसे होते हैं कि उनका जरूरत के हिसाब से हमको इस्तेमाल करना रहता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो आउटर एज है ना, ये जो आउटर एजेस है, ये जो आउटर एज आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, देखो एक बार फिर पढ़ देता हूँ। नॉन हैबिटेड रूम, यानी जिस जहां पर हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, नॉन हैबिटेड रूम्स कैन बी लोकेटेड ऑन आउटर फेसेस, वो किनारे किनारे पर हो, टू एक्ट एज थर्मल बैरियर, थर्मल बैरियर की तरह वो काम करे। आगे कह रहा है प्रिफरेबली, खासकर किचन शुड बी लोकेटेड ऑन लीवर्ड साइड ऑफ द बिल्डिंग। व्हाट इज मीन बाय लीवर्ड? और देखो एक वर्ड होता है विंडवर्ड, दूसरा होता है लीवर्ड। अब समझो विंड की डायरेक्शन में यहाँ पे लेता हूं, सपोज ये विंड की डायरेक्शन है, एक मिनट, सपोज इस इलाके में इस तरीके से हवाएं चलती है, यानी कि जिस हिस्सा पे बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जिस हिस्से पे हवा लगती है इसको हम लोग क्या कहेंगे? विंडवर्ड साइड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? विंडवर्ड साइड। लिख देता हूं मैं, विंडवर्ड साइड।
इसे हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। और जो इसके इमीडिएट पीछे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। बिल्डिंग का बिल्कुल पीछे का हिस्सा, जो शैडो पार्ट बोल सकते हैं, हवा का शैडो, धूप का शैडो नहीं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं लीवर्ड साइड। ये विंडवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड। तो बिल्डिंग किचन के लिए क्या कहा जा रहा है? प्रिफरेबली प्रिफरेबली द किचन शुड बी लोकेटेड ऑन लीवर्ड साइड ऑफ द बिल्डिंग। कहाँ रहे किचन? प्रोवाइडेड ऑन लीवर साइड ऑफ द बिल्डिंग। क्यों? टू अवॉइड सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर एंड स्मेल फ्रॉम द किचन। अब अगर समझो, यहाँ पे इनका बोलने का मतलब है कि जैसे कि अगर यह बिल्डिंग है तो इसके अंदर एक अरेंजमेंट उन्होंने जनरल बात की है, स्ट्रिक्टली फॉलो करो नहीं कर रहे, जहां तक हो सके कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो किचन वगैरह पार्ट हो ना, ऐसी जगह लीवर्ड साइड में हो। ठीक है, लीवर्ड साइड मतलब कि पीछे की तरफ। क्यों? अगर जस्ट इमेजिन करो कि अगर किचन इस तरफ है, घर है ये मेरा, समझो, समझे मेरा पूरा घर है, और मैंने किचन अगर यहाँ बना रखा है, मैं बना ही देता थोड़े टाइम के लिए। समझो ये मेरा किचन है, ये मेरा किचन है। अब हवा चल रही है तो क्या होगा? हवा इस तरीके से अंदर आ रही है तो किचन में जो भी पकता रहेगा, गर्म हवा होगी, ये पूरे घर के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। इसी तरीके से जो कुछ पका रहे हैं उसकी जो स्मेल वगैरह होगी पूरे घर के अंदर फैलेगी। तो क्या कहा जा रहा है भाई? इसको यहाँ ना बनाए आप, किचन को विंडवर्ड साइड में जहां तक हो सके ना बनाए। आप कहाँ बनाए? इसके पीछे की तरफ बनाए। आप किचन को कहाँ बनाए? पीछे की तरफ बनाए, जिससे कि क्या हो, अब यहाँ पे बना दिया किचन, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये यहाँ से जो है लीवर्ड साइड से तो उल्टा एयर बाहर निकलेगी ना, यहाँ से हवा का डायरेक्शन ऐसा है तो ये बाहर निकलेगी, तो स्मेल वगैरह घर में नहीं फैलेगी, और गर्म हवा भी घर के अंदर सर्कुलेट नहीं होगी। ठीक है, एक पॉइंट तो उन्होंने ये कह दिया। अब अगली अगली बारी आ रही है विंडोज के बारे में। अगली बारी जो बात हो रही है, इसके आगे जो बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? विंडोज के बारे में। तो क्या कह रहे हैं जरा देख लेते हैं हम लोग। विंडोज एंड फेनेस्ट्रेशन यानी ओपनिंग्स। विंडोज एंड फेनेस्ट्रेशन यानी कि ओपनिंग्स, खिड़कियां। लार्ज ओपनिंग्स विथ हेवी शटर शुड बी प्रोवाइडेड ऑन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फेसेस। ये भी नॉर्दर्न फेस हो गया, और ये हमारा होगा वेस्टर्न फेस, है कि नहीं? तो हो गया हमारा नॉर्थ हो गया, और ये हो गया मेरा वेस्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है? लार्ज ओपनिंग्स विथ हेवी शटर्स। दोनों टर्मिनोलॉजी को सुनो। लार्ज ओपनिंग यानी बड़ी बड़ी खिड़कियां हो, और हेवी शटर यानी कि वेट उनका ज्यादा हो। शुड बी प्रोवाइडेड ऑन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फेसेस एज लाइट कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। अभी विंड का मैं हटा देता हूं, विंड का लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लार्ज ओपनिंग विथ हेवी शटर्स शुड बी प्रोवाइडेड ऑन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फेसेस एज लाइट कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इज ऑलवेज डिफ्यूज एंड इनडायरेक्ट। यानी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियां दी जाए, यानी यहाँ से धूप तो आएगी, रोशनी तो आएगी, लेकिन डिफ्यूज्ड आएगी, यानी कि पेनिट्रेट नहीं करेगी। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट। ऑल्सो डिरेक्शन ऑफ ब्रीज विच इज फ्रॉम वेस्ट एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। यानी आमतौर पे हमारे यहाँ पर अक्सर हवा कहाँ से आती है? वेस्ट डायरेक्शन से आती है। इन्होंने दोनों का जस्टिफिकेशन दे दिया यहाँ पर कि भाई नॉर्थ में क्यों कह रहे हैं? लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्थ में क्या करते हैं? लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू। तो नॉर्दर्न एज लाइट, लाइट के लिए क्या करें, है कि नहीं? नॉर्थ डायरेक्शन से हमें जो है ज्यादा लाइट मिलती है। ओके, और हवा के बारे में क्या है? ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ ब्रीज विच इज फ्रॉम वेस्ट एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एंटर्स फ्रॉम ओपनिंग ऑन वेस्ट साइड। तो यहाँ से हवा हमारी आसानी से, ब्रीज यानी हवा, इस तरीके से घर में आ सकती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है जो पूरे घर का जो एरिया होगा, जो हमारा घर होगा, इस पूरे घर की एरिया शुड बी 15 to 20% ऑफ फ्लोर एरिया। जो सॉरी, खिड़कियां जो होंगी, क्या कहा जा रहा है? यहाँ जो मेरे घर में खिड़कियां होंगी तो विंडोज एरिया शुड बी 15 to 20%, यानी कि विंडो का परसेंटेज कितना हो? विंडो का एरिया, पूरा जो फ्लोर एरिया होगा ना, जैसे ये अगर मेरा एक पूरा घर है तो इसका जितना भी एरिया होगा, इसका 20% एरिया कम से कम विंडोज होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अंदर जो है, अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का हिस्सा का काम, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई विंडोज एरिया 15 से 20% हो,
और आगे कहा क्या कहा है, इंटरनल कोर्टयार्ड केटर्स फॉर क्रॉस वेंटिलेशन एंड थर्मल बफर, बीच में जो आंगन वेरांडा सॉर्ट ऑफ कुछ हो, क्रॉस वेंटिलेशन थर्मल बफर का काम करेगा। सुटेबल रेडिएशन बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ कैनोपीज, छज्जा एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग। जो भी है ना, ये वेस्ट साइड से हवा वगैरह भी हमारी आती है, लाइट वगैरह भी आ रही है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, रेडिएशन बैरियर्स यानी डायरेक्टली लाइट ना है तो क्या करा जाए, कैनोपी, छज्जा, लंबे लंबे बरामदा, वेरांडा यानी बरामदा वगैरह हमारा जो होता है वो बना दिए जाए, ताकि जो है डायरेक्टली जो है हमारी बिल्डिंग का एक्सटर्नल पार्ट डायरेक्टली हीट ना हो। आ रही बात समझ में? इधर इसमें जो है जगह जगह पर कैनोपीज, वेरांडा, कुछ ना कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, सफिशिएंट नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, आगे क्या कह रहा है, वेंटिलेटर के बारे में बात हो रही है। सफिशिएंट नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स क्लोज टू द बॉटम ऑफ स्लैब शुड बी प्रोवाइडेड, यानी अभी मेरा समझो, इसे समझो मेरा कमरा है, कमरा है समझो, तो इसका जो है ये तो नीचे का हिस्सा समझो मेरा फ्लोरिंग हो जाएगा, तो नीचे का पोर्शन तो फ्लोरिंग हो जाएगा। अब ऊपर का हिस्सा जो है ना, जिसमें वेंटिलेटर हम लोग लगाते हैं ना, वेंटिलेटर यानी कि क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी में, जो खिड़की के ऊपर का हिस्सा होता है वो, ये जो ऊपर की तरफ क्लोज टू द स्लैब, बॉटम ऑफ द स्लैब यानी ऊंची जगह पर नीचे, जैसे कि नीचे का हिस्सा मेरा खिड़की हो गया, ये मेरी समझो खिड़कियां हो गई, और इसके ऊपर वेंटिलेटर क्लोज टू द स्लैब यानी कि बॉटम ऑफ स्लैब यानी कि छत के करीब लगाया जाए। सफिशिएंट नंबर ऑफ वेंटिलेटर क्लोज टू द बॉटम ऑफ स्लैब शुड बी प्रोवाइडेड, क्योंकि गर्म एरिया है तो गर्मी घर के अंदर रहेगी, तो वेंटिलेटर का सफिशिएंट रहेंगे, तो क्या होता है कि हवा ऐसी होती है ना, जो हमारा ऑक्सीजन कंटेंट वगैरह होता है, ऑक्सीजन हैवी होता है, तो वो क्या होता है, वो नीचे से पास होता है, ऑक्सीजन जो है आपका जो है ना, इट विल पास फ्रॉम बॉटम, ऐसी हवा जाती है, लेकिन जो गर्म हवा होती है वो बाहर ऊपर से निकलती है। तो वेंटिलेटर काय के लिए, ऑक्सीजन, विंडो है हमारी ऑक्सीजन आने के लिए, हवा आने के लिए, और वेंटिलेटर गर्म हवा निकले, ताकि ये रूम का सर्कुलेशन बराबर होता रहे। ओके, ये बात हो गई खिड़कियों की, ये बात हो गई खिड़कियों की। अब आती है बात हमारे वॉल्स की, अगली बात आ रही है हमारी वॉल्स की। तो वॉल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, वॉल्स के बारे में कह रहे हैं कि वॉल्स, थिक वॉल्स आर प्रिफर्ड टू एक्ट एज इंसुलेटिंग बैरियर, यानी घर के अंदर जो दीवारें हो कैसी हो, मोटी मोटी दीवारें हो, दीवारें जितनी मोटी होगी उतना इंसुलेशन का काम करेगी। जैसे मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूं, ये जो दीवारें हैं हमारी कैसी हो, दीज आर द वॉल्स, मोटी मोटी हो, तो ये क्या करता है, बैरियर का काम करता है, यानी हीट जल्दी, अगर दीवार पतली होगी तो उसका हीट का जो है इफेक्ट अंदर की तरफ आएगा, तो रात के टाइम पे दिन भर जो दीवार के ऊपर धूप लगेगी वो तपेगी, तो रात में उसका जो रेडिएशन इफेक्ट जो है ना अंदर की तरफ आएगा, कमरे के अंदर ऑक्यूपेंट्स को गर्म लगेगा, लेकिन अगर दीवार मोटी होगी तो उतना रेडिएट नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है walls with light and shining paints on outer surface have good reflective quality and do not absorb heat, बाहरी हिस्से की बात कर रही है, पेंटिंग के बारे में यहाँ बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, walls with light and shining paints यानी हल्के कलर और शाइनिंग पेंट, हैव गुड रिफ्लेक्टिव क्वालिटी एंड डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, उनकी जो क्वालिटी जो है लाइट रिफ्लेक्ट करने की अच्छी है, तो वैसे उसको जो आप क्या करें, वैसे ही पेंट आप करें एक्सटीरियर में, बाहरी हिस्से में क्या करना है हमें, ऐसे पेंट करना है ताकि जो इसके ऊपर लाइट वगैरह आ रही है वो जो है डिफ्यूज हो जाए, लाइट जो भी ये जो भी आ रही है वो एक्सटर्नल पे बाहर की तरफ इस तरीके से ऐसे पेंट मारे ताकि लाइट ये इसको रिफ्लेक्ट कर दे। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो रही है। द सरफेस ऑफ वॉल्स, द सरफेस ऑफ वॉल शुड बी स्मूथ एंड नॉन डस्ट कैचिंग टाइप, इसकी जो दीवारें होगी कैसी हो, स्मूथ हो और नॉन डस्ट कैचिंग टाइप। ठीक है, आगे कह रहा है कैविटी वॉल्स कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, कैविटी वॉल्स कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एज दे प्रोवाइड वेरी गुड थर्मल इंसुलेशन। आगे क्या कह रहा है, कैविटी वॉल भी बनाई जा सकती है। व्हाट इज मीन बाय कैविटी वॉल, यानी कि जो हमारी दीवारें हो, यानी हमारी जो दीवारें हो ये उसके अंदर कैविटी हो, यानी कि एक दीवार ऐसी और इनके बीच में थोड़ा सा गैप,
फिर दूसरी दीवार। ओवरऑल ये एक दीवार है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी दीवार है। इट इज समथिंग लाइक, सॉरी, मेरी दीवार ऐसी है, ये वॉल की थिकनेस है, लेकिन इसके अंदर कैविटी वॉल का कॉन्सेप्ट क्या है। कैविटी का वॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो दो दीवारें हम बना रहे हैं इसके बीच में कैविटी यानी कि गैप, इनके बीच में कुछ इस तरीके से गैप हो। क्या हो? गैप हो। तो जिससे क्या होगा कि भाई ये अगर हीट हो रहा है, ये समझो एक्सटर्नल फेस है, दिस इज एक्सटर्नल फेस, मैं ई लिख देता हूं इसके अंदर, ई एक्सटर्नल फेस है, और ये आई यानी कि इंटरनल। तो अगर कैविटी वॉल अगर होगी, कैविटी वॉल अगर होगी तो यहाँ पे लाइट अगर धूप वूप पड़ भी रही है तो बीच में कैविटी होनी कैसे, ये ट्रांसमिट इंटरनल पे नहीं करेगा। तो जहां तक हो सके तो कैविटी वॉल बना दें। तो कैविटी वॉल कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एज दे प्रोवाइड वेरी गुड थर्मल इंसुलेशन। दूसरा रास्ता क्या है, होलो ब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग होलो इंसुलेटेड वॉल। इसकी जगह पे अब जो है ईंटें होती है, ब्रिक्स, हमारी हमारी जो ब्रिक्स होती है नॉर्मली, दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड ना। अगर क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं ना बिल्कुल। लेकिन हमारे पास वी डू हैव सम, क्या कह सकते हैं कि कुछ मार्केट में अवेलेबल है ब्रिक्स दैट आर हॉलो इन नेचर। व्हाट इज मीन बाय दैट, कि समझो यहाँ पर जो ब्रिक्स होगी, यही ब्रिक यहाँ पर किस तरीके से होगी, बाहर से तो हमें दिखेगी कि ये सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर इंटरनली, इंटरनली इट हैज गॉट सम वॉइड्स, समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एयर पॉकेट्स होती है। बाहर से बिल्कुल हूबहू इस ब्रिक की तरह ही दिख रही है, लेकिन अंदर से ये एयर पॉकेट्स होती है। तो होलो वाले ब्रिक्स बोलते हैं इनको। होलो ब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग होलो इंसुलेटेड वॉल्स। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वॉल्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूफ यानी छत के बारे में अब बात हो रही है। अब बात हो रही है छत के बारे में। तो रूफ के बारे में क्या कहा जा रहा है, रूफ शुड बी बिल्ट अप विद गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। छतें हमारी जो होंगी कैसी होगी, अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल के की बनाई जाएंगी, ताकि उसके हीट ट्रांसमिट का इफेक्ट जल्दी ना आए। और दूसरी बात, हैविंग स्लोप इन विंडवर्ड डायरेक्शन, हैविंग स्लोप इन विंडवर्ड डायरेक्शन, छत हमारी कैसे हो, उसका जो स्लोप होगा विंडवर्ड डायरेक्शन में हो। यानी अभी मैं फिर से एक कमरा बनाता हूं, मैं एक घर बनाते हैं हम लोग सपोज, या फिर ऐसा कहें, जरूरी नहीं कि बीच में से पिच हो, इट कैन बी लाइक दिस एज वेल। ये छत हमारी इस तरीके से हो, ताकि जो भी हवा वगैरह आ रही है, गर्म हवा वगैरह है, उसका इफेक्ट ज्यादा ना हो। इट शुड पास थ्रू इट, ये जो विंड अगर होगी ये इस तरीके से निकल जाए। तो ये यहाँ पर इनका कहने का मतलब है, तो रूफ शुड बी बिल्ड विद गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल का बनाया जाए, हैविंग स्लोप इन विंडवर्ड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन में स्लोप इस तरीके से हो। फॉल्स सीलिंग कैन बी यूज टू इंप्रूव थर्मल परफॉर्मेंस, फॉल सीलिंग कैन बी यूज टू इंप्रूव थर्मल परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग। अब जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर फॉल सीलिंग। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस तरीके का कुछ फॉल सीलिंग कर देंगे, ताकि जो है ये ऊपर का पोर्शन अगर हीट अप भी हुआ तो इसका रेडिएशन नीचे ना आए। ठीक है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग इसी रूफ के अंदर। टेरेसिंग शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द फ्लैट रूफ, जहां पर छतें बिल्कुल फ्लैट हो, यानी कि फ्लैट रूफ हो इस तरीके से। टेरेसिंग शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द फ्लैट रूफ विद मड फस्का, यानी कि अगर फ्लैट रूफ है तो जो छत होगी उसके अंदर मड फस्का, यानी कि कुछ एक ऐसा मटेरियल हमारा होता है जो मड के अंदर जो है इंसुलेटिंग, जैसे कि राइस के फ्लेक्स वगैरह सब होता ना, वो सारी चीजें डाल के बनाया जाए। या लाइम कंक्रीट या फोम कंक्रीट या बर्न क्ले ब्लॉक पेविंग और रूसला, यानी जब छत बनाएंगे तो एक तरीके का जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट होगा वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे, ऊपरी लेयर को वी विल ट्राई टू इंसुलेट, ऊपरी लेयर जो होगी उसको क्या करेंगे हम लोग, इंसुलेट करने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू इंसुलेटेड। ठीक है, तो इसको क्या करा जाएगा, ऊपर की लेयर में ब्रिक बैट या कुछ ना कुछ इस तरीके से यूज करेंगे ताकि हीट का ट्रांसफर आसानी से ना हो।
टॉप रूफ सरफेस शुड बी मेड रिफ्लेक्टिव। अब इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो कैसा हो, ऊपर का हिस्सा शुड बी मेड रिफ्लेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग व्हाइट वॉशिंग और एनी रिफ्लेक्टिव पेंट। अब छत का जो ऊपरी हिस्सा या तो उसके ऊपर सफेद कलर मार दिया जाए या कोई रिफ्लेक्टिव पेंट मार दिया जाए, ताकि जो भी सनलाइट आ रही है, ताकि जो भी सनलाइट आ रही है, वट एवर सनलाइट दैट इज कमिंग, इट शुड रिफ्लेक्ट। जो भी लाइट आ रही है वो क्या हो, इट शुड रिफ्लेक्ट। वो जो है एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वो जहां तक हो सके इट शुड रिफ्लेक्ट। ये यहाँ पे इनका बोलने का मतलब है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 5 वेजिटेशन के बारे में। पॉइंट नंबर 5 कहाँ पर है मैं बता दूं आपको, ये देखिए पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 5 है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, लार्ज शेडी ट्रीज whose roots do not strain foundation and basement should be planted near external walls to provide shade। अब जैसे कि यही घर है, ये समझो हमारा एक क्वार्टर है, घर है, वटेवर ये है, तो यहाँ पर जो है पेड़ लगाने की बात हो रही है, बड़े पेड़ लगा, लार्ज शेडी ट्री यानी ऐसे पेड़ जो कि साया दे सके, ऐसे पेड़ जो कि छांव दे सके, लगाना है। आई एम नॉट दैट गुड इन मेकिंग ट्रीज, बट फिर भी एक कोशिश करेंगे अपन। यानी घर के आसपास में कुछ ऐसे बड़े सायेदार पेड़ वगैरह हम लोग लगाएं। लेकिन इसमें एक चीज क्या कह दिया है, उनकी जड़ें जो है फाउंडेशन को हमारे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो हमारा जो फाउंडेशन वगैरह होगा ना, इसकी जो फाउंडेशन, जो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है, इट शुड नॉट डिस्टर्ब दैट। मतलब वाइड स्प्रेडिंग फाउंडेशन। अभी ऐसा जाएगा तो क्या आएगा, ऐसा जाएगा तो क्या आएगा, जैसे कि मेरा अगर ये मेरा प्लिंथ लेवल हो गया, हाँ अभी इसके नीचे का हिस्सा है समझो, प्लिंथ या ग्राउंड, इसके नीचे, ये क्या करेगा, इसको डैमेज करेगा। तो ऐसे वाले नहीं, जो उसको स्ट्रेन ना करे, फाउंडेशन पे कोई जोर ना दे, ऐसे शेडी ट्रीज लगाए जाएं। ठीक है, और क्या, लार्ज शेडी ट्रीज whose roots do not strain foundation and basement should be planted near external wall। एक्सटर्नल वॉल के बाद ऐसे पेड़ लगा दिया जाए टू प्रोवाइड शेड, ताकि ये इससे एक्सटर्नल वॉल हमारी गर्म जल्दी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स में क्या कह रहे हैं, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होगी घर के अंदर, तो आदमी को दिल करेगा कि वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो क्या कहा जा रहा है, स्पेशल नीड्स, आउटडोर स्लीपिंग एरिया, आउटडोर स्लीपिंग एरिया, आउटडोर स्लीपिंग एरियाज फॉर समर नाइट प्रिफरेबली बी प्रोवाइडेड। यानी कि बाहर भी जो है आराम करने के लिए कोई जगह बनाई जाए। आउटडोर स्लीपिंग एरिया फॉर समर नाइट्स प्रिफरेबली बी प्रोवाइडेड। डेजर्ट कूलर्स, यानी बोलते हैं ना कूलर, जिसके अंदर पानी भर देते हैं हम लोग और फैन चलता है तो कुछ मॉइस्चर वगैरह वो ऐड कर देता है। तो डेजर्ट कूलर्स एंड फैंस कैन बी यूज ड्यूरिंग समर मंथ। अब जो भी वहां का यूजर होगा, गर्मी वाले ड्राई एरिया है, तो वो गर्मी के मौसम में जाहिर सी बात है कि वो डेजर्ट कूलर यूज करना चाहेगा, पंखे यूज करना चाहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है, हम एज एन ओरिएंटेटर यानी जो डिजाइन कर रहे हैं, देयर फोर प्रॉपर स्पेस टू प्रोवाइड कूलर शुड बी प्लान्ड इन द बिल्डिंग। इसके लिए क्या किया जाए, कूलर रखने के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किए जाए। यानी जब हम डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर कूलर कहाँ रहेगा उसका एक प्रोविजन कर दिया जाए, सो दैट यूजर जो वहां पर कूलर रख सके। ये ओरिएंटेशन में हमें इस चीज का क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये अब तक हमने ये जो सब पढ़ा ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में ये सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक। तो अभी हम लोग हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन, अब हम पढ़ रहे हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। क्या कहा जा रहा है, जरा एक बार देख लेते हैं। इन दीज रीजन द क्लाइमेट इज हॉट एंड एयर कंटेन्स मॉइस्चर। यानी यहाँ पे क्लाइमेट हॉट है और हवा में लेकिन नमी है। पहले वाले केस में हवा में नमी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हवा में नमी है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, सन्स ग्लेयर इज मोर एंड अनडिजायरेबल। यानी कि सूरज की जो चमक है ना बहुत ज्यादा होती है लेकिन अनडिजायरेबल होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबव 40%। वहां क्या था, लेस देन या अप टू 20% था। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, सन्स ग्लेयर इज मोर एंड अनडिजायरेबल, यानी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बर्दाश्त के बाहर है, अनडिजायरेबल है।
लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अबव 40% एंड टेम्परेचर इज अबव 32 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां क्या था, रीचेस अप टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर 32 सेंटीग्रेड तक का है। ठीक है, अब इसमें जगह के बारे में बता रहा है कि मोस्टली इंटीरियर पेनिनसुलर रीजन फॉल अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि जो हमारे देश का जो पेनिनसुलर एरिया है वो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर। ठीक है, तो जहां पर आजू बाजू में कोई वाटर बॉडीज वगैरह होगी, जिसके कारण जो है, कोई कोस्टल एरिया की बात नहीं हो रही है, वाटर बॉडीज वगैरह होगी, तो वहां से जो ह्यूमिडिटी हवा के अंदर रहती है, लेकिन जगह कैसी है, गर्म जगह है। ठीक है, आगे कह रहा है इंटीरियर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट सन। अब क्या कहा जा रहा है, इन जगहों की इंटीरियर्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट सन एंड डस्टी विंड्स, यानी कि इन जगहों पर सूरज की गर्मी से और धूल भरी हवा से इंटीरियर्स को हमारे घर के बचाना है। द थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू हॉट एंड ड्राई जोन। जो भी थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हीट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू हॉट एंड ड्राई जोन, एक्सेप्ट दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है वो यहाँ पर, सिर्फ फर्क क्या है, इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूं, एक्सेप्ट दैट डेजर्ट कूलर्स आर नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड जोन्स। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि अगर हम अपने देश में जो है अभी एज वी गो टूवर्ड्स नॉर्थ, जैसे उन्होंने बताया ना हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक जोन की बात कर रहे हैं, उन जगहों पर अगर आप गर्मी के मौसम पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे वहां पे जो शॉप्स पे जो है ना कूलर्स बहुत सेल होते हैं, और बड़े बड़े साइज के कूलर्स होते हैं। तो जहां पर लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पानी वगैरह नीचे स्टोर कर देते हैं और फैन चलाते हैं, तो वो एयर के अंदर, क्योंकि ड्राई एयर होती है तो उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करते हैं, तो हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, वी फील कंफर्टेबल। क्यों, क्योंकि हवा के अंदर नमी नहीं थी तो चटके लग रहे थे, आप थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आने से थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। लेकिन जो एरिया हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन के अंदर आते हैं, वहां पर हवा में ऑलरेडी नमी है, करीब करीब 40% लिखा है ना, 40% के ऊपर ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे ऐसे जगहों पर। तो वहां पर जब हवा में ऑलरेडी नमी है तो आप और पानी डाल दोगे, नमी दोगे, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये जगहों पर जो है कूलर वगैरह आप नहीं देखोगे इन इलाकों में, कूलर वगैरह सेल होते हुए। ठीक है, यानी या फिर होता है तो बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई, दोनों में कंपैरिजन हो गया। अब यहाँ आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं the orientation and other features of the building would remain the same as in hot and dry climatic condition। रही बात ओरिएंटेशन की और बिल्डिंग के अदर फीचर्स की, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में जो जो क्राइटेरिया कहा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्डिंगों का ओरिएंटेशन होगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के बारे में क्या कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, पॉइंट नंबर 3 में कहा जा रहा है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, हवा में ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, ऐसी जगह दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉर्मली फाउंड इन कोस्टल एरिया। ऐसा जो मौसम कहाँ पाया जाता है, नॉर्मली फाउंड इन कोस्टल एरिया, यानी जो तटीय इलाके, समुद्र तट के किनारे किनारे के जो इलाके हैं, वहां पर इस तरीके का मौसम पाया जा सकता है। यहाँ पर मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर डज नॉट राइज बियॉन्ड 32 डिग्री। यहाँ पे इन इलाकों में गर्मी में, समर में टेम्परेचर 32 डिग्री के ज्यादा नहीं जाता है। ऐसी जगहों पर टेम्परेचर समर में इट डज नॉट गो बियॉन्ड 32 डिग्रीज। ठीक है, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेंजेस बिटवीन 70 to 90%। ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी 70 से 90% के आसपास तक ह्यूमिडिटी अपने को देखने को मिलती है। ऐसी जगहों पर ह्यूमिडिटी हमें कितनी 70 to 90% वी गेट इट। ठीक है, और यहाँ क्या कहा जाए, बिकॉज ऑफ लेस डायोर्नल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अलॉन्ग विद हाई ह्यूमिडिटी द एम्फोसिस शुड बी ऑन प्रिवेलिंग विंड्स। तो यहाँ पर क्योंकि तापमान में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, ह्यूमिडिटी भी है, तो यहाँ पर हमारा जब ओरिएंटेशन है, जब अगर बात करेंगे तो इट शुड बी ऑन प्रिवेलिंग विंड, यानी विंड डायरेक्शन के ऊपर हमें फोकस करना है ओरिएंटेशन करने के लिए।
इनमें कौन से इलाके आ रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ हाईलाइट करके दे दिया, यहाँ पर उन्होंने कुछ मेंशन करके दे दिया कि कौन से इलाके इन इलाकों में आते हैं। तो इसमें लिखा है कोस्टल रीजन्स ऑफ, यानी तटीय इलाके किसके, कोस्टल रीजन्स ऑफ, कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, ये कुछ इलाकों के नाम उन्होंने बता दिए कि ये इलाके इनके अंदर आते हैं। डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बिल्डिंग्स इन दिस जोन आर, यहाँ जो बिल्डिंग है ये इनके फीचर्स किस तरीके के हो, इनमें क्या फीचर्स हो, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन की बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, रूम्स के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है, ओरिएंटेशन शुड बी प्रिफरेबली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फॉर हैबिटेबल रूम्स। रूम्स जो होंगे हैबिटेबल रूम्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होंगे, दैट इज अलोंग लॉन्गर वॉल शुड फेस नॉर्थ एंड साउथ सो दैट शॉर्टर साइड आर एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, ये तो ये चीज तो वहां पर भी सेम टू सेम थी, है ना, लॉन्गर वॉल शुड फेस नॉर्थ एंड साउथ, है कि नहीं, यहाँ पर भी है वैसे ही। आगे कहा जा रहा है विंडोज एंड फेनिस्ट्रेशन, ओपनिंग्स के बारे में, यानी खिड़कियों और ये जो ओपनिंग्स वगैरह घर की होती है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। विंडोज एंड फेनिस्ट्रेशन पे हम लोग हैं अभी। क्या कहा जा रहा है, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देयरफॉर लार्ज ओपनिंग शुड बी पोजीशन ऑन विंडवर्ड एंड लीवर्ड डायरेक्शन। तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए क्या हो, बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाएं ताकि विंडवर्ड और लीवर्ड डायरेक्शन में, यानी व्हाट इज मीन बाय क्रॉस वेंटिलेशन, पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये समझो मेरा घर है, ठीक है, समझिए मेरा घर है और इसके अंदर ये मैंने साइड एलिवेशन बनाया है और अब एक मैं प्लान बनाता था, यानी कि ऊपर से कैसा दिखेगा। सिंपल एक मैंने एक कमरा बना दिया समझो, ठीक है, दिस इज प्लान, मैं लिख देता हूँ ये प्लान है, और ये एलिवेशन या क्रॉस सेक्शनल एलिवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों जगह पर हमको खिड़की बिठानी है, क्या करने है, खिड़कियां बिठानी है। दोनों एक्चुअली ये प्लान है और एलिवेशन उसी चीज का है, दोनों का थोड़ा साइज में फर्क पड़ गया पहले। ओके, तो प्लान में हम देखेंगे अगर, तो खिड़कियां हमारी कहाँ हो, तो हमारी खिड़कियां कहाँ हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने। एक ये खिड़की है तो दूसरी दीवार में इधर खिड़की हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, होगा ये कि जब हवा आएगी तो ये आके अंदर घूमेगी नहीं, ये यहाँ से आएगी यहाँ से निकल जाएगी। समझे, ये मेरा विंडवर्ड साइड है और ये मेरा लीवर्ड साइड है। तो विंडवर्ड साइड से हवा आई और लीवर्ड साइड से घर से बाहर निकल जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक है, तो प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, देयरफॉर लार्ज ओपनिंग शुड बी प्रोवाइडेड ऑन विंडवर्ड एंड लीवर्ड डायरेक्शन। However, opening should be provided with suitable protection like sunshade, छज्जा etc. अभी यहाँ जो खिड़कियां होंगी लेकिन इसके ऊपर क्या हो, छज्जे हो, इसके ऊपर क्या हो, छज्जे लगाए जाए। ठीक है, ताकि हम लोग बारिश से और धूप से हमें हिफाजत हो जाए। ठीक है, विंडोज एरियाज शुड बी 15 to 20% ऑफ फ्लोर एरिया। यहाँ पर भी अगेन वही हो गया। अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन में, ये सॉरी साइड एलिवेशन में मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर खिड़की मेरी कुछ इस तरीके से होगी, दोनों सामने सामने, और इधर पर भी छज्जा हमें लगाना है। क्या करना है हमें, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हो। ठीक है, लार्ज ओपनिंग शुड बी पोजिशन ऑन विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड। ठीक है, आई बात समझ में। However, opening should be provided with suitable protection like, धूप से डायरेक्टली बचने के लिए क्या किया जाए, धूप से डायरेक्टली बचने के लिए क्या किया जाए, सनशेड, छज्जा एक्सेट्रा फ्रॉम सन एंड रेन। विंडोज एरिया, अब यहाँ पे विंडो एरिया की बात चल रही है,
तो वहां पर भी 15 to 20% था। देख लेते हैं, पीछे देख लो आप, बता देता हूं मैं आपको। 15 to 20% ऑफ फ्लोर एरिया पहले भी था, यहाँ पर भी इत्तेफाक से 15 to 20% का एरिया हमें, पूरा जो भी फ्लोर एरिया होगा इसका 15 to 20% शुड बी आपका विंडो एरिया का। यानी सिंपल लॉजिक, अगर कैलकुलेशन बताओ, अगर किसी का घर 1000 स्क्वायर फीट का है, किसी का फ्लोर एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो सिंपल बात है कि उसके अंदर कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फीट का विंडो का क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। द सिल हाइट, व्हाट इज मीन बाय सिल? विंडो का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको सिल बोलते हैं। जैसे कि ये जो मैंने विंडो बनाई, ये इसका नीचे का हिस्सा, इधर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आए व्हाट इज मीन बाय सिल। विंडो का जो नीचे का हिस्सा होता है, बॉटम मोस्ट पार्ट, वो जो लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज सिल लेवल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सिल कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, जो सिल लेवल विंडो का, यानी जमीन से जो ऊंचाई हो, उसे बोल रहे हैं सिल लेवल ऑफ विंडो शुड बी एट लो लेवल बिटवीन 0.5 to 0.7 मीटर। तो इन जगह पे जो खिड़कियां बनाई जाए, तो इसका जो लेवल होगा ग्राउंड से, वो आधा 0.5 से 0.7 मीटर पे इसका बॉटम हो। आगे कहा जा रहा है फिक्स्ड विंडो शुड बी अवॉइडेड। ऐसी जगह पे फिक्स्ड विंडो अवॉइड करना है, यानी ओपनेबल टाइप ऑफ विंडो हमें बनाना है। इंटरनल डोरवेज बिटवीन ड्राइंग एंड डाइनिंग, डाइनिंग टू पैसेज एक्सेट्रा मे बी लेफ्ट ओपन विदाउट शटर्स। यानी कि घर के अंदर का अरेंजमेंट की बात चल रही है, घर के अंदर के अरेंजमेंट की बात चल रही है कि क्या कहा जा रहा है इसमें, इंटरनल, क्या कहा जा रहा है देखिए, फिक्स्ड विंडो शुड बी अवॉइडेड, इंटरनल डोरवेज बिटवीन ड्राइंग एंड डाइनिंग टू पैसेज एक्सेट्रा मे बी लेफ्ट ओपन। यानी कि घर के अंदर अंदर, ड्राइंग रूम से डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम से पैसेज, वहां जाके वो सब जगह को कैसा रखा जाए, मे बी लेफ्ट ओपन विदाउट शटर, कोई वहां पे दरवाजा, शटर, लीव्स वगैरह ना लगाया जाए। आगे कहा जा रहा है वेंटिलेटर, ये देखिए हमने बनाया ना ये छज्जा, इसके ऊपर वेंटिलेटर होता ना, तो वेंटिलेटर शुड बी प्रोवाइडेड एज नियर टू सीलिंग एज पॉसिबल। तो वेंटिलेटर कहाँ, छत के जितना करीब हो सके वेंटिलेटर वहां पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। प्रोविजन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर एज वेल एज एग्जॉस्ट ऑफ यूज्ड एयर शुड बी मेड। अब ऐसी जगह पर क्या करें हम लोग, मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रोविजन करें ताकि फ्रेश एयर सर्कुलेशन हो सके। व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल वेंटिलेशन? हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाए ताकि गर्म हवा निकले, कोई ब्लोअर वगैरह घर के अंदर लगा ताकि ठंडी हवा आए, या एयर कंडीशन वगैरह हम लोग लगा दें। दीज आर ऑल द मीन्स बाय विच वी कैन डू वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर एज वेल एज एग्जॉस्ट ऑफ यूज्ड एयर शुड बी मेड, यानी गर्म हवा वगैरह निकल जाए, इंटरनल हवा निकल जाए। नेक्स्ट, इसकी दीवारें कैसी हो, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वॉल, लो थर्मल कैपेसिटी मटेरियल बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जहां तक हो सके ऐसे मटेरियल की वॉल बनाई जाए जिसका थर्मल कैपेसिटी ज्यादा है। लो थर्मल कैपेसिटी मटेरियल टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड वॉल्स कैन बी मेड थिनर। यहाँ पे दीवारें, वहां पे कहा था थिक रहे, पहले कहा था दीवारें मोटी मोटी बनाओ ताकि इंसुलेशन अच्छा रहे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ज्यादा गर्मी होती नहीं, वार्म है, तो क्या कहा जा रहा है, वॉल्स कैन बी थिनर एज टेम्परेचर्स आर नॉट वेरी हाई। तापमान बहुत ज्यादा नहीं, तो दीवारें थोड़ी पतली भी बनाएंगे तो चल जाएगा ऐसे इलाकों में। कंपाउंड वॉल ऑन द विंडवर्ड साइड शुड बी लो, कंपाउंड वॉल ऑन द विंडवर्ड साइड शुड बी लो। ठीक है, विंडवर्ड साइड की जो दीवार होगी, कंपाउंड वॉल होगी, ज्यादा ऊंची ना हो। घर का होता है ना बाउंड्री, उसको कंपाउंड वॉल बोलते हैं, तो वो ज्यादा ऊंची ना। कंपाउंड वॉल ऑन द विंडवर्ड साइड शुड बी लो, बेयर फेंसिंग और लाइट स्क्रीन वॉल्स आर प्रिफरेबल। है कि नहीं, बेयर फेंसिंग और लाइट स्क्रीन वॉल्स आर प्रिफरेबल। का मतलब बेयर फेंसिंग और लाइट स्क्रीन वॉल्स आर प्रिफरेबल का मतलब ये है कि ऐसी जो है बाउंड्री वॉल वगैरह जो हम बनाते हैं, जो हम फेंसिंग करते हैं, तो ऐसी चीजों से की जाए जो कि बिल्कुल ऐसे पतला हो और उसके अंदर जो है होलोनेस हो, या फिर जस्ट नेम सेक के लिए बोल सकते हैं कि कैसा बताऊं मैं आपको, पतली पतली दीवारें या बनाया जाए। ठीक है,
आरसीसी जालीज आर मोर एडवांटेजेस एज दे अलाउ पैसेज ऑफ एयर थ्रू देम। सबसे बेस्ट तो क्या कह रहे हैं कि आरसीसी जाली बना दें, है कि नहीं, आर मोर एडवांटेजेस एज दे अलाउ पैसेज ऑफ एयर थ्रू देम। यानी कि देखो यहाँ पे जो स्क्रीन वॉल का मतलब का क्या था कि भाई कमरे के अंदर हवा, यहाँ पे बोला ना पूरा फोकस हमको विंड के ऊपर है, तो हवा अंदर घर के टिके ना, वो जमा नहीं हो, वो जब उसको निकलने को रास्ता बराबर हो, है कि नहीं। तो आरसीसी जालीज आर मोर एडवांटेज एज दे अलाउ पैसेज ऑफ एयर थ्रू देम। आरसीसी जाली से क्या होता है, हवा पास हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइड प्राइवेसी बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द विजन। साथ ही साथ तो क्या करता है, प्राइवेसी भी घर की मेंटेन करता है कि किसी को अंदर का बाहर, बाहर का अंदर सही दिखता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रूफ के बारे में इन इलाकों में, रूफ शुड हैव लार्ज ओवरहैंग्स टू अवॉइड रेन वाटर हिटिंग द वॉल। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ के जो घर होंगे तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। एक टिपिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही कच्चा पक्का बना दिया मैंने। तो जैसे कि क्या कर रहा है, द रूफ शुड हैव लार्ज ओवरहैंग, यानी कि जो प्रोजेक्शन है ना इसको ओवरहैंग ये ज्यादा होना चाहिए। रूफ शुड हैव लार्ज ओवरहैंग टू अवॉइड रेन वाटर हिटिंग द वॉल, ताकि बारिश जब होगी तो दीवारों के ऊपर पानी ना पड़े, जो घर के जो दीवारें होंगी तो वो गीली ना हो। तो रूफ शुड हैव लार्ज ओवरहैंग्स टू अवॉइड रेन वाटर हिटिंग द वॉल। रूफ शुड बी फिनिश्ड विद मटेरियल्स ऑफ, और रूफ का जो फिनिशिंग होगा कैसे बनाया जाए, विद मटेरियल्स ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी। छतें ऐसे मटेरियल से फिनिश की जाए जो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, ज्यादा जल्दी वो गर्म ना होता हो। टॉप रूफ सरफेस शुड बी मेड रिफ्लेक्टिव, रूफ का जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या किया जाए, टॉप रूफ सरफेस शुड बी मेड रिफ्लेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग व्हाइट वॉश और एनी रिफ्लेक्टिव पेंट और टाइल्स। ठीक है, यहाँ मैंने जो ये अरेंजमेंट बनाया इसमें पिच रूफ मैंने बनाया। जरूरी नहीं कि हमेशा पिच रूफ ही हो, इसका एक और ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे छत में ओवरहैंग की बात हुई है ना, तो हमारी छत जो हो करीब करीब सीधी ही हो, करीब करीब सीधी हो, लेकिन इसका ओवरहैंग ज्यादा हो। तो इनके टॉप रूफ सरफेस शुड बी मेड रिफ्लेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग व्हाइट वॉश। तो छत के ऊपर क्या करें, व्हाइट वॉश कर दे या कोई रिफ्लेक्टिव पेंट या टाइल लगा दे। प्रॉपर स्लोप इज इसेंशियल, प्रॉपर स्लोप इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ रेन वाटर। अब बारिश हो रही है तो एक अच्छा खासा स्लोप होना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, छत पर पानी ना टिके। आगे पॉइंट नंबर 5 वेजिटेशन के बारे में कह रहा, बात कर रहा है। क्या कह रहा है, श्रब्स ऑफ मेडिसिन हाइट, सॉरी श्रब्स ऑफ मीडियम हाइट, और यानी झाड़ियां, श्रब्स ऑफ मीडियम हाइट और कोकोनट ट्रीज, ग्रोव और कैजुअरिनास, यानी कुछ दीज आर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। श्रब्स ऑफ मीडियम हाइट और कोकोनट ट्रीज, ग्रोव और कैजुअरिनास, ये कोई टाइप्स ऑफ ट्रीज है। विच डू नॉट एक्ट एज विंड बैरियर्स आर रिकमेंडेड, यानी ऐसे पेड़ लगाया जाए जिससे कि हवा में कोई अड़चन ना हो, हवा पास होने में कोई अड़चन ना हो, ऐसे पेड़ हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स क्या है, गुड रेन वाटर ड्रेनेज इज एसेंशियल। ऐसी जगहों पर रेन वाटर ड्रेनेज एक बड़ा इशू होगा, तो वो अच्छा एक रेन वाटर ड्रेनेज बनाया जाए। डेजर्ट कूलर्स आर नॉट सुटेबल इन दीज एरियाज। अब जैसे यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पे ऑलरेडी हवा के अंदर बहुत ज्यादा नमी है, तो क्या होगा, तो कूलर क्या करेगा, तो डेजर्ट कूलर्स आर नॉट सुटेबल इन दीज एरिया, ऐसे एरिया में डेजर्ट कूलर का कोई काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब आ गया हमारा चौथा जोन, लास्ट वाला जोन, कोल्ड क्लाइमेटिक जोन, यानी ठंडे प्रदेश, ठंडी जगह, कोल्ड क्लाइमेटिक जोन। कोल्ड क्लाइमेट अकर्स इन माउंटेनियस रीजन एंड प्लेट्यू 800 to 1200 मीटर्स अबव सी लेवल। यानी कोल्ड क्लाइमेट कहाँ पर होता है, पहाड़ी इलाकों में, या फिर जहां की जो जमीन है सी लेवल से 800 से 1200 मीटर ऊपर है।
ठीक है, उन इलाकों को कोल्ड क्लाइमेटिक जोन में शामिल किया गया है। स्नोफॉल एंड रेनफॉल इज ऑल्सो हैवी। यहाँ पर सिर्फ रेनफॉल नहीं होता, स्नोफॉल भी होता है और रेनफॉल होता है, बहुत हैवी होता है। एंड मीन यानी एवरेज डेली टेम्परेचर इज एट 6 डिग्रीज और लेस। यहाँ पे आमतौर पे औसत जो तापमान होता है हमारा वो कितना है, 6 डिग्री या उससे कम होता है। और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में क्या कह रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर में फॉल अप टू -4 डिग्रीज और इवन लेस एट सम लोकेशंस। अधिकतम टेम्परेचर 6 डिग्री या उससे कम, न्यूनतम टेम्परेचर यानी कम कम से कम टेम्परेचर -4 डिग्री या उससे कम पर भी कुछ जगहों पर जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, माउंटेनियस रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो यहाँ पर कौन कौन से जगह हो सकती है, यहाँ पे उन्होंने पूरा उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, फॉल अंडर दिस कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रीजन इज हीटिंग। कोल्ड क्लाइमेटिक जोन में है हम लोग, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रीजन इज हीटिंग ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम चिलिंग विंड्स। यानी कि क्या है रिक्वायरमेंट यहाँ पर, हीटिंग यानी गर्मी बरकरार रहा ड्यूरिंग विंटर मंथ, यानी ठंडी के मौसम में घर कैसा रहे मेरा, गर्म रहे, तो कुछ हीटिंग अरेंजमेंट हो। और प्रोटेक्शन फ्रॉम चिलिंग विंड्स, दूसरी बात क्या है, हवा जो चल रही है बहुत ज्यादा ठंडी है तो उनसे हिफाजत। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम चिलिंग विंड्स। वॉल्स एंड रूफ शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हेवी रेनफॉल, रेन एंड स्नोफॉल्स, सॉरी, वॉल्स एंड रूफ शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हैवी रेन एंड स्नोफॉल। तो वॉल्स इस तरीके से बनाया जाए ताकि हैवी रेनफॉल या स्नो से उसकी हिफाजत हो सके। ठीक है, अब ओरिएंटेशन इसमें क्या है, फर्क देख लेते हैं। ओरिएंटेशन में यहां पर भी वही बात कही जा रही है, करीब करीब हर जगह कॉमन है। should preferably in north south direction, that is longer wall should face north and south to receive more solar heat during winter months। मैंने कहा था ना सेम चीज है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, विंडोज एंड फेनिस्ट्रेशन। ग्लेजिंग विंडोज अप टू 25% फ्लोर एरिया में भी प्रोवाइडेड, यानी जो कांच की जो खिड़कियां होती है, जो भी फ्लोर एरिया होगा उसका अप टू 25% प्रोवाइड करना है। ठीक है, ग्लेजिंग विंडोज यानी जो कांच की जो बिल्डिंग को ग्लेज बोलते हैं ना, अप टू 25% फ्लोर एरिया में भी प्रोवाइडेड। इसके पहले कितना था, ओपनिंग की बात चल रही थी वहां पे, तो 15 to 20% था, लेकिन यहाँ पर क्या है लास्ट वाले केस में, ग्लेजिंग विंडोज अप टू 25% फ्लोर एरिया में भी प्रोवाइडेड। डबल ग्लेजिंग इज प्रेफरेबल टू अवॉइड हीट लॉस ड्यूरिंग विंटर नाइट्स। डबल ग्लेजिंग इज प्रेफरेबल टू अवॉइड हीट लॉसेस ड्यूरिंग विंटर नाइट्स। यानी कि देखिए कांच है ना, कांच को ग्लास को लगाने को यहाँ पे उन्होंने ग्लेजिंग बोला है, नहीं यानी यानी कांच की खिड़कियां, ग्लेज्ड विंडोज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जहां पर ठंडी के मौसम में हीट का लॉस ना हो तो उसके लिए खिड़कियां कैसी, कांच कैसा लगाया जाए, वो कुछ इस तरीके का हो, कुछ इस तरीके का हो कि बीच में थोड़ा सा एयर वॉइड रहता है, एयर वॉइड होलो होलो वॉल की तरह रहेगा। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, डबल ग्लेजिंग इज प्रेफरेबल टू अवॉइड हीट लॉसेस ड्यूरिंग विंटर नाइट्स, यानी ठंडी के मौसम में हीट लॉस वगैरह होने से बचाया जा सके। थिन वॉल्स विद इंसुलेशन फ्रॉम इनर साइड, थिन वॉल्स विथ यानी दीवारें मोटी होनी चाहिए, पहले बोलो आप क्या कर रहे हैं, पतली दीवारें हो, विथ इंसुलेशन फ्रॉम इनर साइड 2.5 सेंटीमीटर थिक आर प्रेफरेबल। क्या किया जाए, ऐसी जगहों पर कोल्ड क्लाइमेट जहां पर वहां दीवारें पतली पतली बनाई जाए, और इनसाइड विथ इंसुलेशन फ्रॉम इनसाइड, उसके जो इंसुलेशन कैसा अंदर से हो, 2.5 सेंटीमीटर थिक आर प्रेफरेबल। ठीक है, 2.5
2.5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन प्रिफरेबल है। कहाँ? कोल्ड क्लाइमेट वाली जगहों पर। सम ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर लिस्टेड इन टेबल 2 ऑफ सो एंड सो ISP 41 सो एंड सो में दिया है। ठीक है, यहाँ का आगे की बात करते हैं हम लोग। हीट इंसुलेशन, sorry, the insulation should be protected against, the insulation should be protected against the risks of condensation by providing sufficient vapor barrier like 2 coats of bitumen polythene sheet 300 to 600 gauge or aluminum foil on warm side. Hollow and lightweight concrete blocks are also quite suitable. क्या कहा जा रहा था? इंसुलेशन शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ कंडेंसेशन by providing sufficient vapor barriers like 2 coats of bitumen या पॉलिथीन शीट 300 से 600 गेज की या एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन इंसुलेटर। आगे कह रहा है हॉलो एंड लाइट कंक्रीट ब्लॉक्स आर आल्सो क्वाइट सुटेबल। हॉलो एंड लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स आर आल्सो सुटेबल। तो ऐसी जगह पर वॉल बनाने के लिए हम खोखली दीवारें यानी कि ब्रिक जो हमने बताया था ना थर्मल इंसुलेशन वाली, उस टाइप की ब्रिक हो, होलो और जिसका वजन भी कम हो। एंड लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स आर आल्सो क्वाइट सुटेबल। ठीक है। रूफ शुड बी प्रेफरेबली मेड ऑफ एस्बेस्टस शीट और GI शीट। अब यहाँ की छतें कैसी हो? जो सीमेंट पतरा बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, सीमेंट शीट, एस्बेस्टस शीट, छतें उनकी बनाई गई हो। तो रूफ should preferably be made of asbestos sheet, सीमेंट और GI शीट। चाहे ये सीमेंट का शीट हो या गैल्वेनाइज्ड आयरन का शीट हो। तो should be backed by false ceiling of wood 2.5 सेंटीमीटर वुड वुल बोर्ड और इक्विवेलेंट मटेरियल। यानी कि ऐसी जगहों पर पहले तो एस्बेस्टस शीट या GI शीट लगाया जाए और जिसके नीचे क्या किया जाए? बैक्ड बाय फॉल्स सीलिंग। उसके नीचे क्या करें? छत तो है लेकिन इसके नीचे हमने क्या किया? फॉल्स सीलिंग कर दिया। क्या कर दिया? फॉल्स सीलिंग कर दिया। ठीक है, फॉल्स सीलिंग वुड 2.5 सेंटीमीटर वुड वुल बोर्ड और इक्विवेलेंट मटेरियल। यानी कि कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, उनमें से आप फॉल्स सीलिंग किसी से भी करा सकते हैं। ठीक है। द रूफ शुड बी या द रूफ शुड हैव, सॉरी, द रूफ शुड हैव sufficient slope for quick and drainage of rain water and snow। तो यहाँ पर जो छतें बनाई जाए उसको sufficient slope होना चाहिए ताकि बारिश हो चाहे बर्फ हो आसानी से वहां से स्लाइड होकर चली जाए। नेक्स्ट, वेपर बैरियर शुड बी यूज्ड। वेपर बैरियर शुड बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड पॉसिबल। यहाँ पर हमारा जो है दूसरा कोई तरीका रूफ में काम नहीं कर पा रहा तो वहां पे एस्बेस्टस शीट या GI की शीट इस्तेमाल कर ले जिसमें लकड़े का 2.5 सेंटीमीटर थिक का फॉल सीलिंग करा दिया जाए और उसके साथ में वहां पर 2.5 सेंटीमीटर वुड वुल बोर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फॉल सीलिंग। रूफ शुड हैव सफिशिएंट स्लोप फॉर क्विक ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर एंड स्नो। तो वहां पे क्या कहा है कि रूफ शुड हैव सफिशिएंट स्लोप फॉर क्विक ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर एंड स्नो। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमको जो है पिच रूफ बनानी है और उसका स्लोप अच्छा खासा हो ताकि क्या हो जाए? बारिश का पानी या स्नो जल्द से जल्द निकल जाए। Next is vapor barrier should be used depending on location and possible wind pressure. Vapor barrier should be used depending on location and possible wind pressure. ठीक है, तो वेपर बैरियर के बारे में कह दिया। व्हाट इज मीन बाय वेपर बैरियर? लेट अस सी। ठीक है, तो वेपर बैरियर को इस्तेमाल करना है लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो वेपर बैरियर के बारे में क्या कहा जा रहा है? वेपर बैरियर्स आर टिपिकली मेड ऑफ प्लास्टिक और फॉइल शीट्स। दे आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड वेपर रिटार्डर्स। वेपर बैरियर्स लिमिट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन डिफ्यूज थ्रू वॉल। ठीक है, दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट interstitial condensation from forming
एट वेरियस बिल्डिंग असेंबलीज। ठीक है, एक तरीके से अपन समझ गए वेपर बैरियर क्या है। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल नीड्स। इन इलाकों में स्पेशल नीड्स क्या होगी? उसके लिए कहा जा रहा है प्रोविजन फॉर हीटिंग ऑफ बिल्डिंग शुड बी केप्ट लाइक फायर प्लेसेस, यानी ठंडी जगह है तो वहां पर क्या है, हमेशा बिल्डिंग के अंदर कोई एक हिस्सा हो जहां पर आग जलती हो ताकि जिससे रूम वार्म रहे। सीलिंग फैंस आर नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड बट मे बी यूज ड्यूरिंग समर, यानी इन इलाकों में सीलिंग फैन की भी कोई जरूरत नहीं है। सीलिंग फैंस आर नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड बट मे बी यूज ड्यूरिंग समर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। आउटडोर स्लीपिंग एरिया इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे गर्मी का मौसम देखो, यहाँ पे तो पंखा ही नहीं लगाते। पंखा लगाने की क्या कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि खास ज्यादा जरूरत इन इलाकों में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल समर में स्पेशल ओकेजन पे किया जा सकता है। और इन इलाकों में क्योंकि ठंडी होती है, गर्मी ज्यादा होती नहीं, इसलिए आउटडोर स्लीपिंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट में बी अवेल्ड ऑफ service of an architect may be availed of for finalizing the design and layout wherever required, particularly in case of important station, other important junction buildings, and where new colony establishments are being set up। तो इन सारी जगह पे क्या करेंगे, आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली जाएगी ताकि वो एक एक फैक्टर को ध्यान में रख के उसको डिजाइन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा काफी लंबा, हम कह सकते हैं कि ये हमारा करेक्शन स्लिप का जो एक पार्ट था। करेक्शन स्लिप नंबर 10, करेक्शन स्लिप नंबर 10 डेट